Hello friends, Assalamu alaikum. This is Sajid Ali Haider, your investment partner here in Istanbul, Turkey. और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं how Turkish citizenship can be a gateway to business in Europe, Asia and the Middle East. In a world where geopolitical alignment, market access and strategic mobility define business growth, Turkey has emerged as a high-value jurisdiction for forward-thinking investors and entrepreneurs. एक ऐसी दुनिया जहां पर जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट हो रही है, लोग नई नई मार्केट्स और मंडियों को जो है एक्सेस कर रहे हैं, तो वो अपनी जो बिजनेस ग्रोथ है उसके लिए स्ट्रेटेजिक मोबिलिटी जो है वो ढूंढ रहे हैं। जो नए बिजनेसमैन हैं, जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो टर्की जो है कैसे यूरोप, एशिया और मिडिल ईस्ट के लिए एक गेटवे साबित हो सकता है, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। गेनिंग टर्किश सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट इज नो लॉन्गर जस्ट अबाउट अ सेकंड पासपोर्ट, इट्स अ गेटवे टू कमर्शियल एक्सपेंशन अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स, यूरोप, एशिया एंड द मिडिल ईस्ट। तो पहले ही मैं बता चुका हूं कि जब आप टर्की का पासपोर्ट ले रहे हैं अपनी फैमिली के लिए, तो ये सिर्फ और सिर्फ आप इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आपको एक सिक्योर कंट्री का सेकंड पासपोर्ट और सिटीजनशिप लेके अपनी फैमिली को जो है वो मजीद सिक्योर करना है, बल्कि इसका जो एक्चुअल आपको बेनिफिट है वो है आपकी बिजनेस की एक्सपेंशन। आप अपने कारोबार को कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं। मेरे ही प्रोजेक्ट के अंदर कल रात मेरी मुलाकात हुई एक बांग्लादेशी भाई से, तो वो गारमेंट्स एक्सपोर्ट करते हैं बांग्लादेश से। तो मुझे बता रहे थे कि 25% हमें टैक्स पे करना पड़ रहा है, जो कि इस वक्त जो है वो प्रॉफिट मार्जिन में से मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो हमने टर्की को चूज़ किया ताकि यहाँ से हम जो एक्सपोर्ट करेंगे और हमें जो है वो 10% जो है वो टैक्स देना पड़ेगा। तो ये वो लोग हैं जो कि टर्की का पासपोर्ट और सिटीजनशिप पर्पसली जो है वो हासिल कर रहे हैं। अब इसके अंदर डिफरेंट पॉइंट्स हैं जो कि इस बात को स्ट्रेंथन करते हैं कि टर्की की सिटीजनशिप और पासपोर्ट लेने के बाद आप कैसे जो है वो यूरोप, एशिया और मिडिल ईस्ट की मंडियों तक रसाई हासिल कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है स्ट्रेटेजिक जियोग्राफिक पोजीशनिंग। टर्की यूनिकली straddles both Europe and Asia with direct air access to over 120 plus countries within 4 hours। 4 घंटे के अंदर 120 कंट्रीज के अंदर बाय एयर जो है वो आप जा सकते हैं, या आपका सामान जो है वो जा सकता है। इस्तांबुल, the country's financial and cultural capital, is now considered an international hub for trade, लॉजिस्टिक्स एंड फाइनेंस। तो इस सारी ज्योग्राफी के अंदर इस्तांबुल को बहुत ही सेंट्रल पोजीशन हासिल है। एक्सेस टू द यूरोपियन यूनियन मार्केट थ्रू द EU टर्की कस्टम्स यूनियन एग्रीमेंट, ट्रेड गेटवे टू सेंट्रल एशिया, CIS कंट्रीज एंड द गल्फ। CIS कंट्रीज हमारी ये हैं जिसमें रशिया और ये जितनी भी स्टेट्स जो है वो आती हैं। तो टर्की जो है इसका इंतखाब लोग कर रहे हैं सेंट्रल एशिया और CIS कंट्रीज को एक्सेस करने के लिए। सो लैंड, sea and air logistics infrastructure rank among the top in the region। सबसे टॉप पे पूरे खित्ते के अंदर बाय एयर, बाय रोड, बाय सी टर्की की जो पोजीशनिंग है वो बहुत ही स्ट्रांग है। अब सेकंड पॉइंट है बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट। गवर्नमेंट कैसे आपको एक बिजनेस friendly environment provide कर रही है। The Turkish government has implemented investor focused reforms to attract FDI and talent through the citizenship by investment program। Some notable advantages वो क्या क्या हैं? सबसे पहले तो ये बताऊं कि टर्की ने जो CBI प्रोग्राम है, सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट जो है, उसमें जो है इन्वेस्टर फोकस्ड रिफॉर्म्स जो है वो की हैं कि अगर कोई शख्स तुर्की की सिटीजनशिप लेता है तो आप ये समझते हैं कि तुर्की की गवर्नमेंट रियल एस्टेट बेच के पैसा लेना चाह रही है। ऐसा नहीं है। टर्की की जो रिफॉर्म्स हैं CBI प्रोग्राम के तहत, उनका एक्चुअल पर्पस जो है वो इन्वेस्टर्स को लेके यहाँ पर आना है, यहाँ पे फैक्ट्रीज लगवाना है, यहाँ से ट्रेड करना है, यहाँ की एक्सपोर्ट को जो है वो बढ़ाना है। और ये एक बहुत बड़ा मिथ है, लोग ये समझते हैं कि टर्की जो है रियल एस्टेट बेच रहा है, और यही वजह है कि बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं कि यार यहाँ की रियल एस्टेट मार्केट के अंदर जो लॉज हैं इंटरनेशनल इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए वो उतने स्ट्रांग नहीं है। तो हैं स्ट्रांग,
लेकिन आपको चूंकि मालूम नहीं होता है इसलिए आप जो है वो धोखे में रह जाते हैं। और बाज़ जगहों पे आप इसको कंपैरिजन कर रहे होते हैं दूसरे मुल्कों के साथ जो कि गोल्डन वीजा दे रहे होते हैं। तो गोल्डन वीजा और पासपोर्ट का कोई कंपैरिजन ही नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, टर्की का जो पर्पस है वो आपको पासपोर्ट बेचना नहीं है, वो आपको लैंड बेचना नहीं है, वो आपको अपार्टमेंट बेचना नहीं है, वो आपको रियल एस्टेट बेचना नहीं है, बल्कि टर्की की गवर्नमेंट का जो एक्चुअल पर्पस है वो है बिजनेस माइंडसेट को यहां पर लेके आना, एंटरप्रेन्योर्स को लेके आना, उन बिजनेस कम्युनिटी को यहां पर इनवाइट करना जो कि मुल्क की इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट जो है वो कर सके। तो ये एक्चुअल जो है वो टारगेट है। अब हम इसके ऊपर जो है वो कुछ एडवांटेजेस की बात करें तो 0% इनहेरिटेंस टैक्स फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स। इनहेरिटेंस के ऊपर मैंने एक वीडियो भी रिकॉर्ड की है, तो आप उसे भी जो है वो देख सकते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स बेनिफिट्स फॉर टेक, रियल एस्टेट एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स। कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो किस किस को बेनिफिट जो है वो दे रहा है? टेक को, रियल एस्टेट को, मैन्युफैक्चरिंग को। यानी आप अगर यहां पर आके कुछ भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को जो है वो आप प्रमोट कर रहे हैं या रियल एस्टेट में कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो इसमें कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो आपको बेनिफिट दे रहा है। ईज ऑफ बिजनेस सेटअप फॉर टर्किश सिटीजंस, सिंप्लीफाइड बैंकिंग, लाइसेंसिंग एंड रेगुलेटरी प्रोसीजर्स। तो अगर आप यहां पर बिजनेस एस्टैब्लिश करते हैं एज अ तुर्क सिटीजन, मैं फिर कह रहा हूं तुर्क सिटीजन के तौर पर, और आप भी तुर्क सिटीजन बन सकते हैं सिर्फ $4 लाख की रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करने के बाद। अभी मेरे रिसेंटली एक क्लाइंट है जो यूएसए आए हैं, उन्होंने यहाँ पे देखा कि इस मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा गैप है बिजनेस का। वो $2 मिलियन का एक पेंट हाउस खरीदने का इरादा रखते थे, जो कि बाद में हमने डिसाइड किया कि बेटर टू इन्वेस्ट ओनली $500,000 टू बाय एन ऑफिस टू स्टार्ट अ बिजनेस एंड देन लेटर दे कैन बाय $1.5 मिलियन अ पेंट हाउस एज वेल। तो अब हमने उनके लिए एक जो प्रॉपर्टी खरीदी है उसके अंदर वो ऑफिस स्टार्ट कर रहे हैं, और मुझे उन्होंने डिफरेंट चीजें बताई। उनका यूएस के अंदर माशाल्लाह बड़ा एक बिजनेस है, तो मुझे उन्होंने बताया कि कपड़े के, जूते के, खाने के जो नेशनल चेन ब्रांड्स हैं उनका बहुत वैक्यूम है। जैसे कपड़े जूते में देखें एलसी है, डिफेक्टो है, उसके बाद मावी है। तो ये 2-3 नाम हैं जो लोकल ब्रांड्स के तौर पर हमें पता है। खाने में अगर देखें तो शायद मिडिल क्लास का एक कोफ्तेजी यूसुफ जो है वो है, और कोई बड़ी कोई चेन नहीं है। मतलब 2, 4, 5, 10 ब्रांचेस होना, या बर्गर की जो है वो 20, 25, 30 ब्रांचेस होना या 50 ब्रांचेस होना कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर है भी किसी की बड़ी से 50, 60, 70, 100 ब्रांच है भी, तो 1, 2 या 3 ब्रांड्स होंगे। तो यहाँ पे बहुत बड़ा गैप है बिजनेस का, जो कि बिजनेसमैन को ही नजर आता है, आम इंसान को नजर नहीं आता। क्योंकि आम इंसान का विजन जो है वो लिमिटेड होता है, और बिजनेसमैन का जो विजन है वो अनलिमिटेड होता है, वो विजनरी होता है, वो दूर की जो है वो सोचता है। तो ये वीडियो जो है वो खास तौर पर उस बिजनेस कम्युनिटी के लिए है जो कि टर्की के अंदर इन्वेस्टमेंट करके अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं जी। वंस यू आर अ सिटीजन, नेविगेटिंग टर्किश ब्यूरोक्रेसी बिकम्स सिग्निफिकेंटली मोर एफिशिएंट, empowering investors to establish companies, acquire property and tap into state tenders and public private partnership। PPP, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं, इस PP का मतलब है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आप कर सकते हैं तुर्क सिटीजन होने के बाद। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेस टू एवॉल्विंग कंज्यूमर मार्केट्स। अब कंज्यूमर मार्केट्स की जो एक्सेस आपको मिल रही है उसके बारे में हम बात करते हैं। टर्किश सिटीजनशिप ओपन्स डोर्स टू रैपिडली एक्सपैंडिंग कंज्यूमर बेसिस। जहां पर कंजम्पशन हो रही है, कंज्यूम हो रही है प्रोडक्ट, वो कौन कौन सी हैं? यूरोप यानी EU प्लस UK। कितनी बड़ी कंज्यूमर मार्केट है? 450 मिलियन प्लस कंज्यूमर्स ओनली इन EU प्लस UK। उसके बाद आ जाता है GCC एंड MENA। राइजिंग डिमांड फॉर रियल एस्टेट, टेक, healthcare and halal finance with visa free or visa on arrival access to over 110 countries. Turkish business people enjoy enhanced mobility for deal making, trade expos and investor road shows। तो पासपोर्ट जो है सिर्फ एक शील्ड या एक प्रोटेक्शन या एक इंश्योरेंस ही नहीं है, बल्कि ये एक मोबिलिटी एक्सेस है आपके पास, जिसके जरिए आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। 110 कंट्रीज जिसके अंदर वीजा फ्री, वीजा ऑन अराइवल आपके पास एक्सेस है। आप इन कंट्रीज में ट्रेवल कर सकते हैं, आप इन कंट्रीज के अंदर अपनी कंज्यूमर मार्केट जो है वो ढूंढ सकते हैं। आप जो बिजनेस कर रहे हैं, मैं देखता हूं कि हमारे पाकिस्तान के अंदर सियालकोट की बात की जाए, गुजरावाला की बात की जाए, पंजाब से, सिंध से बहुत बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो अपने बिजनेस को
इंटरनेशनल लेवल पर एक्सपेंड करना चाहते हैं और वीजा की लंबी लाइनों में नहीं लगना चाहते, वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, तो उनके लिए ये जो सिटीजनशिप बाय रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट है, ये ना सिर्फ आपको रिटर्न दे रहा है, आपको रेंटल इनकम दे रहा है, आपकी अपार्टमेंट के अंदर आप अपनी फैमिली के लिए समर होम ले सकते हैं, आप उसको शॉर्ट टर्म रेंटल कर सकते हैं अगर वो सूटेबल है तो। बेशुमार फायदों के साथ साथ एक ये सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपकी एक्सेस टू इवॉल्विंग कंज्यूमर मार्केट्स है। अब आ जाते हैं जी नेक्स्ट पॉइंट, रियल एस्टेट एज अ बिजनेस लॉन्च पैड। ये एक लॉन्च पैड कैसे हो सकता है जो रियल एस्टेट है? टर्कीज बूमिंग रियल एस्टेट सेक्टर ऑफर्स not just returns but also operational presence in key commercial zones. The USD 400,000 real estate investment minimum qualifies investors for citizenship while doubling as a base for retail, hospitality और टेक वेंचर्स। तो आप जो है ये जो $4 लाख की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये क्वालिफाई करती है आपकी सिटीजनशिप के लिए, और वाइल डबलिंग एज अ बेस फॉर रिटेल। अब अगर आप अपना पैसा $4 रियल एस्टेट में लगा रहे हैं तो उससे आप ये जो बेनिफिट है एज अ तुर्क सिटीजन वो हासिल कर रहे हैं, तो आपकी ये इन्वेस्टमेंट आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा आपको एडवांटेज दे रही है। बहुत सारे मुल्कों के अंदर आप उस मुल्क के शहरी ना होने के बावजूद भी बिजनेस कर सकते हैं, और हमारे गल्फ के अंदर लोगों ने किया भी है, लेकिन सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं है। यहां पे क्या है, जब आप तुर्क सिटीजन हो गए और आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो सारी जो गवर्नमेंट की मशीनरी है वो आपको सपोर्ट करने में लग जाती है, आपको प्रोटेक्ट करने में लग जाती है। और मैंने एक वीडियो के अंदर जिक्र किया था कि आर्टिकल 38 के तहत खुदा ना खास्ता अगर कोई भी जुर्म सरजद हो जाता है तुर्क सिटीजन से, तो वो कंट्री अगर उनका अग्रीमेंट नहीं है तुर्की के साथ तो उसको ट्रायल नहीं कर सकते। तो तुर्की अपनी सालमियत जो है उसको बरकरार रखते हुए अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो क्यों ना उनके बिजनेसेस को भी प्रोटेक्ट करेगा। रियल एस्टेट एज बिजनेस लॉन्च पैड के तौर पर अगर हम आगे चलें तो हाई रेंटल यील्ड एंड इंक्रीजिंग फॉरेन प्रॉपर्टी ओनरशिप, ऑफिस स्पेस एंड कमर्शियल जोन्स टेलर्ड फॉर फॉरेनर्स। और आपको यहाँ पे मैं बताता चलूं, बहुत सारे दोस्त यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं। यकीन जानिए कि जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं, जो होम ऑफिस हैं, जो सूटेबल हैं ऑफिस के लिए, उनकी आज भी बहुत बड़ी कमी है। चूंकि टर्की और खास तौर पर इस्तांबुल के अंदर बिजनेस हब है, यहाँ पर ऑफिस स्पेस अवेलेबल नहीं है। हमारे सामने देखते देखते इस्तांबुल की जो वन ऑफ द टॉलेस्ट बिल्डिंग्स सफीर मॉल जो है, सफीर आवे में पहले वहां पे अपार्टमेंट्स थे, वहां पे जो है वो शॉपिंग मॉल था, सब कुछ खत्म करके ऑफिस बना दिए हैं क्योंकि उसकी डिमांड ही बहुत ज्यादा है। सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है। तो अगर आप कंस्ट्रक्शन में आना चाहते हैं, ऐसी बिल्डिंग्स बनाइए जो होम ऑफिस के तौर पर यूटिलाइज हो सकती हो। और इसके लिए कोई खास वो आपको नहीं करना कि कोई स्पेसिफिक इसके लिए रिक्वायरमेंट्स हैं या बड़ा मुश्किल काम है, तो बड़ा इजी है। आप छोटी बिल्डिंग एक जो है वो 5 मंजिला 10-12 अपार्टमेंट की बना के उससे भी परमिशन ले सकते हैं। आपको कुछ टैक्सेस पे करने हैं, वो करके तो आप बनाइए। सिर्फ ये है कि मोबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन है उसकी एक्सेसिबिलिटी इजी होनी चाहिए, तो आपको अच्छा खासा जो है वो रेंटल आएगा। और मेरा ख्याल है कि अगर हम एवरेज भी बात करें तो मिनिमम 12% है, नॉर्मली 15% आपको रेंटल आता है जो आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी है। अब हम बात करते हैं जी नेक्स्ट, एजुकेशन, टैलेंट एंड लेगेसी प्लानिंग फॉर एंटरप्रेन्योर्स सीकिंग longevity. Turkey offers access to a skilled young workforce, world-class international schools and medical infrastructure that rivals Western countries, ideal for families and business continuity. Workforce, नौजवान, यूथ, और वो यूथ जो कि पढ़ी लिखी है। मैंने गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर जाके देखा है, यकीन जानिए कि दिखने में जो सीनियर सिटीजन नजर आते हैं वो भी कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहे हैं, वो भी आईटी को जो वो समझते हैं। और खुदा ना खास्ता, मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हमारी सोसाइटी के अंदर आप देख लीजिए हमारा लिटरेसी रेट क्या है। और हमारे तो लिटरेट की जो डेफिनेशन है, अ पर्सन हु कैन रीड हिज नेम, अ पर्सन हु कैन राइट हिज ओन नेम इज कॉल्ड लिटरेट। और यहाँ पर मैंने देखा कि ऑफिस के अंदर एज, जेंडर कोई डिफरेंस नहीं है, सारे लोग जो है वो मेहनत और ईमानदारी से जो है वो काम कर रहे हैं अपना। तो जो नौजवान नस्ल है जो कि एक मोर देन 50% जो है वो यूथ है, और गवर्नमेंट जो है वो यूथ को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स जो है वो लॉन्च कर, और जो बर्थ रेशो है उसको बढ़ाने के लिए बहुत सारे जो है वो दे रही है प्लान्स। तो आपको वो वर्क फोर्स मिलेगी, एजुकेटेड,
आपके अपने बच्चों के लिए एजुकेशन एनवायरनमेंट, आप देखें कि आपकी एजुकेशन जो है वो फ्री है। इन्होंने अपना एजुकेशन सिस्टम जो है 4+4+4+4 बनाया है। पहले आपका प्राइमरी, फिर मिडिल, फिर एलिमेंट्री और फिर हायर एजुकेशन, और फ्री है। और उसके बाद आपका जो मेडिकल है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी मौजूद हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं दे आर सर्विंग वेरी प्रोफेशनली। व्हेन यू गो टू अ प्राइवेट हॉस्पिटल you will feel that you are being treated as a guest, but at the same time when you are visiting a public hospital you will be treated very professionally. You won't be able to judge that there is any special difference. गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स के अंदर भी वही है, और प्राइवेट, अभी मैं रिसेंटली जो है एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि इंटरनेशनल को कंपटीशन था, उसके अंदर तुर्की के 3 स्कूल जो हैं, 3 उन्होंने जो है वो पोजीशन जो है वो होल्ड की, 3 कंपटीशन जो है उन्होंने विन किए। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर है तो आपके बच्चे की जो है अच्छी एजुकेशन नहीं होगी। दोनों ऑप्शन मौजूद है, तुर्किश और इंग्लिश। हमने अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में, पब्लिक स्कूल में भेजा, और बिलीव कीजिए कि हमारा जो बच्चों का जो उनकी जो लर्निंग है उससे हम एंटायरली सेटिस्फाइड हैं। क्योंकि आपको अडॉप्टेबिलिटी करनी है, बच्चे को इस माहौल के अंदर आपको एडजस्ट करना है, खुद को भी होना है, तो उसके लिए बड़ा जबरदस्त है। मेडिकल भी बहुत अच्छा है। अगर हम बात करें लास्ट पॉइंट की, अ लॉन्च पैड फॉर ग्लोबल एंटरप्रेन्योर्स, टर्किश सिटीजनशिप इज नो लॉन्गर जस्ट अ पर्सनल एसेट, इट्स अ कमर्शियल टूल फॉर स्केल। सिटीजनशिप ऑफ टर्की सिर्फ और सिर्फ पर्सनल एसेट नहीं है कि आपके पास प्रॉपर्टी है, यहां पर आपके पास पासपोर्ट है, ये आपका कमर्शियल टूल है टू स्केल योरसेल्फ, अपने आप को एक्सपैंड करने के लिए, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, अपने विजन को जो एक्सपैंड करने के लिए। फ्रॉम यूरोपियन पार्टनरशिप्स टू मिडल ईस्टर्न ट्रेड to Asian manufacturing alliances, your Turkish passport positions you at crossroads of global commerce. ये आपका जो पासपोर्ट है वो आपको जो यूरोपियन पार्टनरशिप है, जो मिडल ईस्टर्न आपका जो है वो पार्टनरशिप है, ट्रेड है, जो आपकी एशियन मैन्युफैक्चरिंग है उसकी जो आपकी पार्टनरशिप है उस तक आपको जो है वो एक्सेस दे रहा है, और आपको क्रॉस रोड ग्लोबल कॉमर्स के अंदर एंट्री दे रहा है। तो बहुत सारे दोस्त मुझसे बात करते ये क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाई टर्की, हम टर्की में ही क्यों इन्वेस्टमेंट करके पासपोर्ट लें? तो मैं उनसे कहता हूं इफ नॉट टर्की देन व्हाट, देयर इज नो आंसर। और मैं हमेशा कहता हूं कि ये इस वजह से नहीं टर्की की इन्वेस्टमेंट जो है वो कीजिए, पासपोर्ट लीजिए, कि कोई और ऑप्शन नहीं है। आप लॉजिकली जो है वो डिसीजन लीजिए, रैशनली डिसीजन लीजिए। आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, अपनी फैमिली को सिक्योर करने के लिए, अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए जो है वो ये फैसला कीजिए, जैसे मैंने किया अल्हम्दुलिल्लाह, एंड वेरी मच सेटिस्फाइड, मोर देन सेटिस्फाइड, एंड अल्हम्दुलिल्लाह। सो मेरा ये ख्याल है कि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो आप रेगुलर जो है वो देखते रहते हैं, लेकिन आप हमें फॉलो नहीं करते, ये बड़ी आपकी सख्त ज़्यादती है। तो आपको अगर तुर्की की सिटीजनशिप के हवाले से किसी किस्म का कोई क्वेश्चन, क्यूरी है तो आप बिला झिझक जो है वो हमें व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक बड़ी टीम है आपकी सर्विस के लिए, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से एक्सपेंड कर रहे हैं। डे बाय डे अल्लाह पाक इज्जत दे रहा है, और हमारा कभी किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं है सिवाय खुद के। हमें अपने कल को अपने आज से बेहतर करना है आपकी सर्विस के लिए। मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।